नमस्कार आप सभी को। दोस्तों, वर्ल्ड हिस्ट्री के लेक्चर्स में हमारा जो अगला टॉपिक है वो है अमेरिकन रिवॉल्यूशन, यानी कि अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम। ठीक है, इससे पहले हमने 4 वीडियोस और बना चुके हैं वर्ल्ड हिस्ट्री पे। ठीक है, अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए, आपको 4 लेक्चर मिल जाएंगे। और बहुत जल्द हम इस वर्ल्ड हिस्ट्री को पूरे कोर्स को कंप्लीट करने वाले हैं। ये जो वर्ल्ड हिस्ट्री का कोर्स है, ये यूपी ट्रिपल एस सी, एसएससी और स्टेट पीसीएस के एग्जाम्स के लिए बेहद फायदेमंद साबित होगा। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे कैसे अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम है वो कब शुरू हुआ, क्या इसके कारण थे, कौन कौन से देश ने इसमें भाग लिया, क्या इसका तत्कालिक कारण था। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जानने के लिए, वो सब हम इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले अमेरिका का जो स्वतंत्रता संग्राम है, इसमें हम जानेंगे ये कब शुरू हुआ। तो दोस्तों, ये शुरू हुआ था 1775 से लेकर 1783 तक, 1775 टू 1783। तो ये किन किन देशों के बीच लड़ा गया, ये संग्राम हुआ। तो ये एक तरफ थे ब्रिटेन और उसके वफादार कुछ साथी जो कि अमेरिका में रहते थे, यानी कि एक तरफ थे अंग्रेज और उनके वफादार साथी थे, जिसको बोला जाता है, इंग्लिश में बोला जाता है इंग्लिश लॉयलिस्ट। ठीक है, लॉयलिस्ट बोला जाता है। दूसरी तरफ थे 13 अमेरिकी उपनिवेश, यानी कि इंग्लैंड से कुछ आए हुए अंग्रेज थे जो कि अमेरिका में 13 कॉलोनीज बनाई थी उन्होंने, उसमें बसाकर वो रह रहे थे। तो उनके बीच ये संग्राम हुआ, इसमें अमेरिका शामिल था, ये 13 उपनिवेशवासी शामिल थे। फ्रांस इसमें शामिल था, स्पेन और भी इसमें शामिल था, जो कि अमेरिका की तरफ था, फ्रांस और स्पेन दोनों। ठीक है, अब ये जानते हैं कि फ्रांस अमेरिका की तरफ क्यों था, यानी कि अमेरिका की तरफ से क्यों लड़ा वो। तो सबसे पहले देखिए, जो फ्रांस है उसका क्या था कि एक सप्तवर्षीय युद्ध हुआ था। सप्तवर्षीय यानी 7 साल का युद्ध हुआ था फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में। ठीक है, फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में एक युद्ध हुआ था, सप्तवर्षीय युद्ध। उस युद्ध में फ्रांस हार गया था। तो उस युद्ध का बदला लेने के लिए फ्रांस किसकी तरफ था, अमेरिका की तरफ। ठीक है, दूसरी तरफ स्पेन भी अमेरिका की तरफ था। तो ये क्यों था कि जो इंग्लैंड है उसने स्पेन से जिब्राल्टर छीन लिया था, ठीक है, लड़ाई करके, युद्ध करके। तो जिब्राल्टर को वापस लेने के लिए स्पेन वो है अमेरिका की तरफ हो गया था। ठीक है, अब 19 अप्रैल 1975 को ये युद्ध शुरू हुआ, पहला संघर्ष हुआ, और ये हुआ था लेक्सिंगटन में। ठीक है, लेक्सिंगटन में सबसे पहला संघर्ष हुआ। इसके साथ ही अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम का आरंभ हुआ। तो जब ये आरंभ हुआ था, स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था, तो उस समय इंग्लैंड के जो सम्राट थे वो कौन थे, जॉर्ज तृतीय। क्वेश्चन पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के समय इंग्लैंड के सम्राट कौन थे, तो ये है जॉर्ज तृतीय। एक अमेरिका के लेखक थे टॉमस पेन, उनकी एक पुस्तक आई थी इस समय, संग्राम के समय, कॉमन सेंस नामक। ठीक है, उस पुस्तक का नाम था कॉमन सेंस। उस पुस्तक में जो अंग्रेज हैं उनकी निंदा की गई थी, और उसमें कहा गया था इट्स टाइम टू पार्ट, यानी कि ये अलग होने का समय है। तो ये इस चीज़ का भी काफ़ी प्रभाव पड़ा अमेरिकियों पर, और इससे भी उन्हें प्रेरणा मिली कि ये स्वतंत्रता संग्राम है वो शुरू कर देना चाहिए। तो अब आगे चलते हैं। ये थी सारी स्वतंत्रता संग्राम की मेन बातें। अब आगे चलते हैं। जो उपनिवेश, एक उपनिवेशकारी, जो उपनिवेशवासी थे जो अमेरिका में रह रहे थे 13 कॉलोनीज बसाकर, उनका एक सम्मेलन हुआ। वो सम्मेलन हुआ फिलाडेल्फिया में। ठीक है, एक सम्मेलन बुलाया गया फिलाडेल्फिया में, जिसमें 4 जुलाई 1776 को इस सम्मेलन में स्वतंत्रता की घोषणा कर दी गई। यह स्वतंत्रता संघर्ष 1783 ईस्वी तक चला था, जो कि पेरिस की संधि के साथ खत्म हुआ था। ठीक है, ये पेरिस की संधि के साथ अमेरिका का जो स्वतंत्रता संग्राम है वो खत्म हुआ था। ठीक है, 13 अमेरिकी उपनिवेश इसमें स्वतंत्र घोषित हो गए इसके बाद। ठीक है, अब चलते हैं। देखिए, अब एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, जो जानने वाली बात यह है कि जो यूरोपवासी थे वो अमेरिका में 13 कॉलोनीज बसाकर क्यों रह रहे थे। तो उसका एक सबसे बड़ा कारण था, एक धार्मिक कारण था। ठीक है, इंग्लैंड में धर्म सुधार आंदोलन के चलते प्रोटेस्टेंट धर्म का प्रचार हुआ। एक धर्म बना प्रोटेस्टेंट धर्म, और एंकिल चर्च की स्थापना की गई। ठीक है, किंतु इसके विरोध में अनेक धार्मिक संघ बने, इसका बहुत विरोध हुआ। तथा जेम्स प्रथम और चार्ल्स प्रथम की धार्मिक असहिष्णुता नीति से तंग आकर हजारों की संख्या में लोग इंग्लैंड छोड़कर अमेरिका में जा बसे। तो वहाँ के जो शासक थे जेम्स प्रथम और चार्ल्स प्रथम, उनकी धार्मिक नीतियाँ भी बहुत असहिष्णुतावादी थीं। तो इसलिए बहुत सारे जो अंग्रेज हैं वो तंग आकर अमेरिका में चले गए थे, 13 कॉलोनीज बसाकर वहाँ पर रहने लगे। अब आगे चलते हैं। कारण, इसके मुख्य मुख्य कारण जानेंगे। जो अमेरिका का जो रिवोल्यूशन है, अमेरिकन रिवोल्यूशन, उसके मुख्य मुख्य कारण हैं। एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन यहाँ से भी। जैसे सबसे पहला कारण था कि धार्मिक मतभेद।
इसका जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट कारण है वो था धार्मिक मतभेद। जो उपनिवेशवासी थे, जो अमेरिका में रह रहे थे, उनका धार्मिक दृष्टिकोण था, या धार्मिक जो दृष्टिकोण था वो ब्रिटेन के लोगों से, अंग्रेजों से वो एकदम अलग था। ठीक है। जो इंग्लैंड में जो अंग्रेज रहते थे, इंग्लैंडवासी, तो वो एक धर्म की तरफ झुकाव ज़्यादा था उनका, उसका नाम था एंग्लिकनिज्म। ठीक है। उस धर्म का नाम क्या था? एंग्लिकनिज्म। स्पेलिंग बताता हूँ मैं आपको, ANGLICANISM। एंग्लिकनिज्म धर्म की तरफ उनका झुकाव था, अंग्रेजों का। ठीक है, इंग्लैंड वासियों का। दूसरी तरफ थे जो उपनिवेशवासी, जो कॉलोनीज में रह रहे थे, उनका जो जिस धर्म की तरफ झुकाव था उसका नाम था प्यूरिटन। स्पेलिंग बता देता हूँ आपको, PURITAN। प्यूरिटन एक धर्म था, उसकी तरफ झुकाव था जो उपनिवेशवासियों का। ठीक है, PURITAN। ठीक है, प्यूरिटन। तो ये धार्मिक दृष्टिकोण दोनों का अलग था, अंग्रेजों का अलग था और जो उपनिवेशवासी थे उनका अलग था। तो ये भी एक कारण रहा था जो अमेरिकन रिवॉल्यूशन का। ठीक है, सबसे बड़ा। दूसरी तरफ चलते हैं अब, सामाजिक भिन्नता। दूसरा कारण था सामाजिक भिन्नता। देखिए, जो अंग्रेज थे, वो जो इंग्लैंड वासी थे, वो बहुत ही एक बनावटी थे, रूढ़िवादी थे। वो अपना वो चाहते थे कि हर जगह अपना शासन हो और अपना कंट्रोल हो हर जगह। ठीक है। लेकिन जो अमेरिकन थे, मौलिक और आदर्शवादी थे वो। अमेरिकन कैसे थे? मौलिक और आदर्शवादी। इसके साथ ही जो अंग्रेज थे वो क्या कर रहे थे कि जो पॉलिटिक्स है, राजनीति है, उसमें गरीबों को नहीं आने देते थे, यानी गरीबों का कोई हिस्सा नहीं लेने देते। लेकिन दूसरी तरफ जो अमेरिकन थे वो क्या करते थे, वो उनमें ज़्यादा अमीर और गरीब की भावना नहीं थी। तो ये भी एक कारण रहा अमेरिकन रिवॉल्यूशन का। तीसरा है असंतोषजनक शासन प्रणाली। ठीक है। तो देखिए इसमें क्या हुआ, जो शासन प्रणाली, यानी कि शासन कौन कर रहा था? इंग्लैंडवासी। तो जो उपनिवेश में रह रहे लोग थे, उनका जो गवर्नर था, जो वो इंग्लैंड का राजा होता था, यानी इंग्लैंड का राजा ही उनके लिए गवर्नर होता था, इसलिए वह उपनिवेश वासियों पर कंट्रोल रखता था, यानी कि एकदम पूरी तरह से नियंत्रण रखना चाहता था। और वहाँ पर जो कॉलोनीज में रह रहे उपनिवेशवासी थे, उनको राजनीति में प्रवेश नहीं लेने दिया दिया जाता था, यानी कि पूरा कंट्रोल रहा जाता था। इसलिए ये भी एक कारण रहा कि अमेरिकन रिवॉल्यूशन का। ठीक है। इसके बाद व्यापारिक एवं औद्योगिक प्रतिबंध। अब देखिए, उपनिवेशवासी अलग रह रहे थे इंग्लैंड से। ठीक है। तो उन पर क्या किया गया? व्यापारिक और औद्योगिक कुछ प्रतिबंध लगा दिए गए। जैसे कि इंग्लैंड ने उपनिवेशवासियों के व्यवसाय पर अनेक प्रकार के प्रतिबंध लगाए। जैसे कि जैसे इंग्लैंड का कोई भी शत्रु होगा तो जो उपनिवेशवासी हैं वो उसके साथ व्यापार नहीं करेंगे। जैसे कि कुछ बहुत सारे इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, आयात और निर्यात थे, उन पर भी बहुत सारे प्रतिबंध लगा दिए। तो ये भी एक कारण रहा है अमेरिकन रिवॉल्यूशन का। ठीक है। इसके बाद पांचवा सबसे बड़ा कारण है सप्तवर्षीय युद्ध परिणाम। ठीक है, पांचवा कारण था सप्तवर्षीय युद्ध परिणाम। ठीक है, इसमें जानेंगे हम इसमें क्या हुआ। ये देखिए, जो सप्तवर्षीय युद्ध परिणाम है, एक 7 वर्षों का एक युद्ध लड़ा गया, जो कि लड़ा गया था 1756 से लेके 1756 टू 63। ठीक है, ये एक युद्ध लड़ा गया। ये युद्ध हुआ था ब्रिटेन और फ्रांस के बीच। ये युद्ध किसके बीच हुआ था? ब्रिटेन और फ्रांस के बीच। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ब्रिटेन वर्सेस फ्रांस। इसमें कौन जीता था? इसमें फ्रांस हार गया था और ब्रिटेन जीत गया था। ठीक है। तो जैसे ही फ्रांस हारा, तो वहाँ पर जो अमेरिका में उपनिवेशवासी रह रहे थे, उनके लिए क्या हो गया कि फ्रांस का तो खतरा कम हो गया। ठीक है, फ्रांस से भी उनको खतरा था, तो उनका फ्रांस का खतरा कम हो गया। ठीक है। लेकिन इस युद्ध में क्या हुआ कि जो ब्रिटेन ने जब ये युद्ध लड़ा, तो उसमें बहुत सारी धनराशि खर्च हो गई ब्रिटेन की इस युद्ध में। ठीक है। तो जिससे वो क्या करते थे कि जो वो चाहते थे कि ब्रिटेन की जो उपनिवेशवासी रह रहे हैं, उनसे सारा टैक्स लगाकर ये धनराशि वसूली जाए, यानी कि इसकी भरपाई की जाए उपनिवेशवासियों से। लेकिन उपनिवेशवासी क्या करते थे, वो सबको देना नहीं चाहते थे, इसलिए भी ये एक युद्ध की तरफ बढ़ा, ये एक संग्राम की तरफ बढ़ा। ठीक है। अब हम जानेंगे तत्कालिक कारण, यानी कि किसी भी युद्ध की होने से पहले उसका एक तत्कालिक कारण रहता है, यानी बहुत सारे कारण होते हैं लेकिन एक तत्कालिक कारण होता है, वो हम इस अब जानेंगे। ठीक है। तो तत्कालिक कारण था चाय नीति, यानी कि चाय नीति 1773। ठीक है। लॉर्ड नॉर्थ की चाय नीति, ईस्ट इंडिया कंपनी इस ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को वित्तीय संकट से उबारने के लिए ब्रिटेन के तत्कालिक प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ ने यह कानून बनाया कि कंपनी सीधे ही अमेरिका में चाय बेच सकती है। उपनिवेश में इस चाय की जमकर विरोध हुआ और कहा गया कि सस्ती चाय के माध्यम से इंग्लैंड बाहरी कर लगाने के अपने अधिकार को बनाए रखना चाहता है। अतः पूरे देश में चाय योजना के विरुद्ध आंदोलन शुरू हो गया। 16 दिसंबर 1773 को सैमुअल एडम्स के नेतृत्व में बोस्टन बंदरगाह पर ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाज में भरी हुई चाय की पेटियों को समुद्र में फेंक दिया गया। अमेरिकी इतिहास की इस घटना को बोस्टन टी पार्टी कहा जाता है। ठीक है, बोस्टन टी पार्टी इसी को कहा जाता है। आप ये नोट्स बना सकते हैं इसके इंपॉर्टेंट।
पैराग्राफ है ये। अतः ब्रिटिश सरकार ने अमेरिकी उपनिवेशवासियों को सजा देने के लिए कठोर एवं दमनकारी कानून बनाए। अब देखिए ब्रिटिश सरकार ने बहुत सारे कानून बना दिए कठोर सजा देने के लिए, लेकिन जो उपनिवेशवादी वासी थे उनको क्या हुआ, उन्होंने ये सब कानून मानने से मना कर दिया और इसी कारण एक स्वतंत्रता संग्राम की तरफ ये बढ़ गया। एक तरफ केवल ब्रिटेन वासी थे और दूसरी तरफ अमेरिकन अमेरिकन थे, फ्रेंच था, स्पेन था और उन बहुत सारी जो कॉलोनीज में रह रहे लोग वो सारे एक तरफ थे। तो इसमें क्या हुआ, ब्रिटेन की हार हो गई, ठीक है। इस समय ब्रिटेन की हार हो गई और वहीं से जो अमेरिका में एक वो उभरा नेता, उसका नाम था वॉशिंगटन, ठीक है। वहीं से वॉशिंगटन का जो साम्राज्य था वो स्थापित हुआ, ठीक है। तो दोस्तों ये थे सारे हमने आज का जो पढ़ा है अमेरिकन रिवॉल्यूशन का टॉपिक। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।